कि मैंने एक चीज सीखी है, चाहे कोई भी चीज हो, दिल से करो, एंजॉय करके करो, और यदि वो आपका पैशन है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं ले जा सकती। नहीं ले जा तो चलिए, हमारी सदस्यों के लिए तो आपने और आम महिलाओं के लिए भी, आम जन के लिए भी आपने ये संदेशा दे दिया कि जो कुछ करो दिल से करो। दिल से करोगे, बिल्कुल उसके तरफ एक, जिसे कहते हैं ना, प्रतिज्ञा कर लेना कि हमें ये करना है, स्थिर प्रज्ञ होकर के करोगे तो फिर कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। तो आपने बहुत अच्छा संदेशा इस नए साल पे जो है सभी लोगों के लिए दे दिया। और इसमें मैं एक लाइन जोड़ना चाहती हूँ, जब हम कोई भी काम दिल से करते हैं ना, तो उसमें पूर्ण समर्पण होता है, क्योंकि महिला वैसे भी प्रीत हमसे ही चली है और हमसे ही सब कुछ चलता है। नमस्कार। वाव इंडिया के वाव साहित्य कृतिक मंच द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस प्रोग्राम वाव पर्सनैलिटी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड होने के साथ ही अब भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्य हैं। शाहदरा की महिला विंग की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और महामंत्री रह चुकी हैं और वर्तमान में अध्यक्ष हैं, साथ ही जिले की प्रवक्ता भी हैं। आईटी एक्सटेंशन की निगम पार्षद रह चुकी हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की कल्याणकारी योजनाओं जैसे उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, आयुष्मान कार्ड वगैरह हो गया, इन सबको बनवाने में इनका पूरा सहयोग जन साधारण को उपलब्ध रहता है और सभी कल्याणकारी योजनाओं को पंक्ति में सबसे पीछे के सदस्य तक, सबसे अंत के सदस्य तक पहुंचाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। शैक्षणिक और सामाजिक संस्थान की संस्थापिका हैं। समाज सेवा के बहुत सारे कार्य आपके द्वारा किए जाते रहते हैं। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है इनके द्वारा किए जा रहे समाज सेवा के कार्यों की, जिनके विषय में संस्था की कल्चरल सेक्रेटरी और कार्यक्रम की होस्ट श्रीमती लीना जैन बताएंगी और इनसे बातचीत करेंगी। आप जानना चाहेंगे कौन है? जी हाँ, ये है श्रीमती अपर्णा गोयल। तो अपर्णा जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। और साथ ही हमारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बानू बंसल जी हमेशा की तरह साथ में हैं, उनका भी स्वागत है। और लीना को तो प्रोग्राम होस्ट करना ही है, तो लीना आपका भी स्वागत है। और अब आप अपर्णा जी का परिचय देते हुए इनके विषय में एक बात को विस्तार से बताते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। जी जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने राजनीति को केवल सत्य का माध्यम नहीं बल्कि समाज सेवा का एक सशक्त मंच बनाया है। ये शाहदरा जिला भाजपा की महिला मोर्चा अध्यक्ष और पूर्व निगम पार्षद 2017 से 2022 तक रही हैं और पिछले करीब 2.5 दशकों से अपर्णा जी का जो जीवन है वो सार्वजनिक जीवन रहा है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे सोशल काम किए हैं। 2007 से ये भारतीय जनता पार्टी की आजीवन सदस्य रही हैं और संगठन में जिला प्रवक्ता और महामंत्री जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाएं और जिम्मेदारियां इन्होंने निभाई हैं। अपर्णा जी, आप एक एजुकेटेड वुमेन हैं और जब आप राजनीति में आई तो आपका राजनीति में आने का मकसद क्या रहा? देखिए, मैं अगर आपके आज राजनीतिक कामों की लिस्ट पढ़ने जाऊं तो शायद ये पूरा प्रोग्राम उस लिस्ट में ही निकल जाएगा, क्योंकि आपने इतने सारे काम किए। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि एक एजुकेटेड वुमेन होने के नाते जिस जमाने में आपने राजनीति में कदम रखा, तब महिलाएं राजनीति में इतना आती नहीं थी बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, कि शायद ये उतना सेफ नहीं समझा जाता था महिलाओं के लिए, या ये लगता था कि बहुत कठिन रहा है और अगर हम समाज सेवा करना चाहेंगे तो उसमें अड़चनें बहुत आएंगी। तो आपको कैसे प्रेरणा मिली राजनीति में आने की और
कैसा है आपका सफर रहा? देखिए, आपने सही कहा कि राजनीति में आने के लिए पहले बहुत जिगरा रखना पड़ता है, कि वो भी एक महिला को, कि भाई आप एक टैबू जो सोसाइटी ने क्रिएट किया होता है उसको तोड़कर हमें आगे जाना होता है। और मैं शुरू से ही, जब से मैं कॉलेज स्कूल टाइम से ही, मेरा जो व्यवहार है वो लोगों के प्रति हमेशा सकारात्मक और उनकी मदद करने वाला रहा। तो वो भावना मैंने अपनी दादी से, अपने पापा मम्मी से अपने अंदर पाई है। और उसी भावना के चलते मेरे को हमेशा लगता था कि कहीं भी कुछ गलत होता है तो उसके लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी होता है। हालांकि कई बार मेरे पापा मम्मी मुझे कहते थे कि नहीं, तुम चुप रहो, बोलने की जरूरत नहीं है, दुनिया में सब कुछ चलता है। लेकिन चुप भी रहा। लेकिन समय कभी कभी ऐसा भी आता है जब आपको खुद के लिए ना खड़े होकर दूसरों के लिए खड़े होने में ज्यादा मजा आता है। तो ये जो भावना थी मेरी, इस भावना ने मुझे मैं लेडी श्रम कॉलेज से मेरा अपना ग्रेजुएशन किया, फिर हिंदू कॉलेज से मैंने एमए किया, फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद भी मैंने पढ़ाई को जारी रखा। लेकिन वो दशक ऐसा था जब मैंने अपनी सारी कैपेबिलिटीज को, क्षमताओं को सिर्फ अपने घर में ही लगा दिया। लेकिन 1999 के बाद मेरे पास वो दौर आया जब मेरा बेटा छोटा वाला 1-1.5 साल का था। तो मेरे दिल में इच्छा और तमन्ना थी कि मैं कैसे समाज में कुछ परिवर्तन लाऊं, क्योंकि मेरा मानना है अगर हम समाज की नींव मजबूत करेंगे तो समाज भी सुदृढ़ होगा, सशक्त होगा, अच्छा बनेगा। तो वो अपने घर के ड्राइंग रूम से मैंने एक बच्चे को पढ़ाना शुरू किया था, जो बंगाली भाषा का बच्चा था, जिसको हिंदी समझना भी बहुत कठिन था। उस बच्चे को पढ़ाया। फिर धीरे धीरे करके जब समाज में बाहर निकली तो अपने व्यवहार से, लोगों से बातचीत करके काफी सारी चीजों को समझा। तो मुझे ये लगने लगा कि जब आप दिल में कुछ करने की इच्छा रखते हो, जज्बा रखते हो, तो मुश्किलात आते जरूर हैं बट टिकते नहीं हैं। और उन्हीं के साथ आगे चलते चलते फिर मैंने अपनी एक एनजीओ भी स्थापित की, प्रभव नाम से। और उस एनजीओ में हमने बहुत काम किया। हमारा काम बेसिकली, मेरा काम होता था क्वालिटी एजुकेशन देना बच्चों को, वो क्वालिटी टाइम देना जो उस स्ट्रेटा के लोग अपने बच्चों को नहीं दे पाते, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, प्लम्बर्स हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, रिक्शा पुलर्स हो गए, वेजिटेबल वेंडर्स हो गए। इन तरफ सभी बच्चों को हम क्वालिटी एजुकेशन देते थे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हमारा एक मेन मुद्दा मेरा ये था कि मुझे समाज को शिक्षित बनाना है। शिक्षित बनाने के लिए हमने एक कदम उठाया था। लेकिन उनके साथ साथ जिंदगी आपके लिए क्या रखती है ये आपको भी नहीं पता होती है। तो जैसी चीजें आती हैं मैंने उसे वैसे स्वीकार करते चला। साथ ही इसी बीच में मुझे प्रशासनिक कार्य करने का अनुभव प्राप्त हुआ। सोसाइटी के उससे मैं 7 साल सचिव पद पर रही। महासंघ में भी मैंने काम किया। उस दौरान काम करते करते मुझे 3 बार दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित के माध्यम से बेस्ट कॉर्पोरेटर का अवार्ड भी मिला था। तो वो जब चीजें आपको कुछ लगता है तो आपकी जोश हाई हो जाता है, जिसको कहते हैं। तो वो जब हाई हो जाता है तो फिर धीरे धीरे करते करते आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मेरा जुड़ाव हुआ। और 2010 की बात मैं बताऊं आपको, जो राजनीति में आपने मुझसे पदार्पण करने की बात कही, 2010 में महेश गिरी जी से मेरी मुलाकात हुई थी। वो तत्कालीन हमारे सांसद रहे। उससे जब मुलाकात हुई तो हम सब समाज सेवा के प्लेटफॉर्म पर ही मिले थे। और जिस दिन मैं पहली बार उनसे मेरी परिचय हुआ था या मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझे एक शब्द बोला था बस। उस कमरे में कम से कम 20 से 25 लोग बैठे थे और मैं अपने हस्बैंड के साथ वहां पर गई थी। तो जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो मुझे ऐसे ही बोला, आइए आइए नेताजी, आइए के बैठिए। तो आप यकीन जानिए, ना मेरे दिल में तब कोई इच्छा थी, ना मुझे पता था कि मैं राजनीति में इस स्तर पर जाऊंगी। बट उन्होंने ऐसा बोला तो मैंने उनसे बस जब नमस्ते किया तो मैंने ये पूछा, मैंने कहा गुरुजी आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि तब उन्हें गुरुजी बोलते थे। बोलते नहीं, मैं आपकी चेहरे की आवा मंडल को देख के मेरे मुंह से जो निकला मैंने वो बोला। और आप यकीन जानिएगा कि आप नेता जरूर बनेंगी एक दिन, ये उन्होंने मुझे कहा। तो वो बात आई गई, हो गई और चला गया। महेश जी को टिकट मिल गया, हमने काम करना शुरू किया उनके लिए। और समझ लीजिए राजनीति में मेरा पदार्पण वहीं से, वो बेसिक्स था, मेरी नर्सरी क्लासेस थी वहां। और जब वो जीत गए, सांसद बन गए, तो पूरे तौर से राजनीति में हम दक्ष हो चुके थे तब तक। और उसके बाद हमने फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं, पड़ाव आते गए, हम लोग चलते गए। मुझे मौका मिला, मुझे यहाँ से टिकट दिया गया भारतीय जनता पार्टी से, और आप लोगों ने मुझे जिताया। आप लोगों के बल पे आज मैं जहाँ पर हूँ। और आप महिलाओं की जो शक्ति होती है ना, हम नवदुर्गा भी हैं,
हम अहिल्याबाई भी हैं, हम सावित्रीबाई फुले भी हैं। तो हम सब में जो ये सब चीजें होती हैं, एक दूसरे के साथ आकर जब आप लोग हमें बैक करते हो तो हमें लगता है नहीं, वाकई में हम कुछ करने की स्थिति में हैं, हम कुछ कर सकते हैं। और अपने ही बीच में से कोई बहन निकल कर यदि कोई कार्य करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं वाओ इंडिया को पहले भी देखती थी और हमेशा मैं फॉलो करती हूँ कात्यायनी जी के। तो मैं बहुत कविताएं पढ़ती हूँ कि मुझे साहित्य का बहुत ज्यादा शौक है। तो मुझे लगता है कि मतलब वही था मेरा टर्निंग पॉइंट जब मुझे महेश गिरी जी मेरी लाइफ में आए थे, और उसके बाद से मैं राजनीति में सक्रिय तौर पर जुड़ गई। देखिए, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे अपर्णा जी, आपका जो स्कूल चलता था, कई बार आपने हमें भी उसके लिए कहा हाँ। कि आप यहाँ पर आइए, हम प्रोग्राम कर रहे हैं, वो स्कूल की स्थिति आज क्या है? वो चल रहा है कि अब उसे कोई और लोग चला रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो मेरी एनजीओ थी, उसमें करीबन मेरे पास 400 बच्चे पढ़ने आते थे। और लेकिन जब मैंने 2017 में चुनाव लड़ा तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं उसको चला पाती, क्योंकि मेरे साथ मेरे समकक्ष कोई नहीं था। मेरे सहयोगी नीचे काम करने वाले बहुत थे, बट वो अकेले उसको नहीं रन कर पाते, इसलिए वो मेरी एनजीओ अभी भी है। बट अभी मैं ऐसे नहीं करती, लेकिन अभी दोबारा से नया शौक शुरू हुआ है मुझे। मैं अभी भी अपना समय निकाल के 2 4 5 बच्चों को पढ़ा लेती हूँ अपने घर में। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया बात है। अपर्णा जी, डेली पढ़ाती हूँ। जी, अपर्णा जी कहते हैं ना कि राजनीति में कदम रखना तो आसान होता है, लेकिन उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे 2020 में आपने केजरीवाल जी के घर के बाहर 13 दिन तक आपने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। तो एक विमेन पॉलिटिशियन होने के नाते इस तरह के जो डिफिकल्ट प्रदर्शन होते हैं और जो मूवमेंट्स होते हैं, तो उसमें डटे रहना कितना मुश्किल होता है। 13 दिन तक आप बाहर थी, सड़क पर थी, तो क्या चुनौतियां थी आपके सामने? वाकई में जब वो समय आपने याद दिलाया, वो भी बहुत रोमांचक था मेरे हिसाब से। और दिसंबर का महीना था, इतनी जबरदस्त ठंड थी और बरसात भी हो गई थी। हमें सब ये कहा गया था कि आप आइए, आपको प्रदर्शन करना है और हो सकता है शाम हो जाए। ये नहीं बोला था कि रात को रुकना है, कोई प्लान नहीं था कि 13 दिन तक रुकना है, या प्लान होगा भी तो हम लोगों को नहीं बताया गया था। तो मैंने अपने घर में जब बात की तो मुझे बोले अभी तो कोरोना जाके गुजरा है और तुम लोग अभी जाओगे और तुम लोग वहां बैठोगे, तुम लोग कैसे रहोगे? तो मैंने कहा नहीं, अगर हमने एक मंत्र जरूर सीखा है, और मैं अपनी महिला मोर्चा एज ए अध्यक्षा होने के नाते अपनी सभी बहनों को बोलती भी हूँ कि भाई जब भी संगठन से सूचना आती है तो सोचना बंद कर देना चाहिए। अगर आप सेकंड थॉट दोगे तो आप काम करने में सक्षम नहीं हो पाओगे, क्योंकि समर्पण भाव ही एक ऐसा भाव है जो आपको सस्टेनेबल बनाता है, जो आपको हर परिस्थिति में, आप अगर संगठन के लिए खड़े हैं तो संगठन भी देखता है हाँ कौन व्यक्ति आपके लिए किस हद तक जा सकता है। तो वो जो 13 दिन थे वो निश्चित तौर पे हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग थे, क्योंकि फुटपाथ पर रहना, फुटपाथ पर सोना, फुटपाथ पर ही खाना, और वहां पे वॉशरूम की कोई व्यवस्था ना होना, वो बहुत बहुत बड़ी। और वो 13 दिन ऐसे थे लीना जी की मुझे 1 2 दिन तो हमें व्यवस्था बनाने में लगे, तो 2 दिन हमें ये समझ आया कि जो हमारे देशवासी, जो हमारे नागरिक भाई बहन सड़कों पर, फुटपाथ पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो कैसे व्यतीत करते होंगे। हम तो भाजपा के सदस्य, हाँ हम तो भाजपा के सदस्य थे, हमारे लिए कंबल भी तुरंत आ गए थे, हमारे लिए रात को बैठने के लिए गद्दा भी आ गया था। बट हमारे वो भाई बहन जिनको कुछ नहीं मिलता, मैं ये सोच सोच के देख रही थी किस प्रकार भारत को अभी आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजों पे काम करना है, और वो मेरे दिमाग में जरूर कौंधा था। तो लेकिन 13 दिन निकालो सबने साथ। अभी आपने सेवा की, समर्पण की बात की अपर्णा जी, तो सेवा और समर्पण तो सबसे पहले तो परिवार में ही चाहिए होता है, और इसकी जो नींव किसी व्यक्ति के अंदर पड़ती है, इसका जो बीज किसी व्यक्ति के अंदर पड़ता है, वो परिवार से पड़ता है। परिवार में वो देखता है अपने माता पिता को और लोगों को, उनमें सेवा की, समर्पण की भावना देखता है, तभी उसमें वो चीजें भी उसमें अंकुरित होनी शुरू हो जाती हैं, जो आगे चल के पल्लवित पुष्पित होती हैं, और वो ही फिर आगे चल के समाज सेवा के क्षेत्र में भी समर्पण की भावना से, संगठन के लिए भी समर्पण की भावना से आता है। तो आपके परिवार में आपने अपने माता पिता के परिवार में इस तरह का वातावरण परिवार के प्रति ही सही, समाज के प्रति ही सही देखा तो निश्चित रूप से होगा, तभी आप में वो बीज पड़ा। बिल्कुल,
मेरे फादर जो है, मेरे फादर एज ए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रिटायर हुए CSIR से। और मेरे पापा की जब जॉब होती थी और शुरुआत में सब 350 रुपए मिला करते थे उनको सैलरी के। मुझे याद है जब मेरा जन्म हुआ था 1970 में, 1969 में मेरे पापा, मेरे मदर फादर की मैरिज हुई थी। उस समय मेरे पापा को 350 रुपए मिला करते थे। तो उस समय मैं जब 6-7 साल की रही होंगी, तब ज्यादा हजारों में पहुंचा होगा। तब भी मेरे फादर अपनी जॉब में से जो भी पैसा होता था वो दूसरे की मदद करने में, अपने परिवार के उन सदस्यों की मदद करने में। मेरी कुछ बुआ थी, वो काफी आर्थिक रूप से उनका तंगी थी, तो उनको मदद करते रहते थे। मम्मी तो थोड़ा क्रिबिंग करती थी, लेकिन पापा कहते थे नहीं, अगर हम अपने परिवार के लिए नहीं खड़े हुए तो फिर हम किसके लिए खड़े होंगे। तो मुझे लगता है वो चीज मेरे को अपने फादर से मिली है। और मतलब अपने पास यदि 1 रुपया है तो उसमें से चाहे 10 पैसे की मदद करनी है, लेकिन सामने वाले को करनी जरूर है। ये मैंने फादर से सीखा। वही हम सोच रहे थे लीना जी। तो आपके अंदर, जैसे कि पूर्णिमा जी ने कहा कि ये जो समाज सेवा का बीज था वो परिवार से ही आया, लेकिन राजनीति ने आपको एक व्यक्ति के तौर पे और एक समाज सेवी के तौर पर किस तरह से बदला? क्योंकि वो एक बीज था, उसको किस तरह से आगे ग्रो किया राजनीति में? आप राजनीति ने मुझे परिष्कृत किया। और मैं इसको इस तरह से कहना चाहूंगी कि मेरा परिष्कार कैसे हुआ। जब मैं राजनीति में आने से पहले भी मैं समाज सेवा में काम करती थी। उससे पहले भी मैं अनेक सामाजिक संगठनों के साथ काम करती थी। किसी व्यक्ति में कहते हैं ना, हीरे की परख तो जौहरी कर सकता है, धूल पड़ी होती है, उसको छांटना, उसे शेप में लाना। तो वो काम जो है वो राजनीति ने किया, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे मुकाम आते हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां होती है जब इंसान एक बार थका के बैठ ही जाता है। वो कहते हैं यार ये आई कांट डू इट, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन उस समय में भी मेरे परिवार ने मेरा पूरा साथ दिया। और राजनीति में ऐसे ऐसे इंस्टेंस हुए कि जब ऐसा लगने लगा कि शायद आप गलत जगह पर तो नहीं हो, शायद आपकी जगह थी भी या नहीं थी, ये लगने लगता है। और वो तब होता है लीना जी, बड़ा आसान होता है दूसरे लोगों के लिए, राजनीति में स्पेशली या सामाजिक तौर पे भी कहिए, अब तो हर जगह पॉलिटिक्स होने लग गई। मैं ऐसा फील करती हूँ कि यदि कोई महिला आगे बढ़ रही है तो उसको नीचे गिराने का, उसको डिफेम करने का एक बड़ा छोटा सा तरीका, आप कुछ भी बोल दीजिए उसके बारे में। एग्जैक्टली, कुछ भी बोल दीजिए आप। अगर आपने अच्छी सी बिंदी लगा ली, आपने अच्छी साड़ी पहन ली, कुछ परफ्यूम ही डाल लिया, तो बंदों ने बोलना जरूर है। जरूर है। इस मंच पर मैं वो बातें नहीं बोलना चाहती, लेकिन ये आप भी समझ रहे हो और मैं भी समझ रही हूँ, क्योंकि बानू बंसल दीदी को मैं कब से देखती हूँ, जब मैं क्षेत्र में आई थी तब दीदी इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज की महिला प्रधान हुआ करती थी। बिल्कुल। हम तब से बानू बंसल दीदी को देखते हैं और आज भी दीदी वैसे ही लगती है मुझे। आज तो मतलब 25 साल होने जा रहे हैं उस बात को। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल उतना ही शालीन, उतनी ही ऑर्गेनाइज्ड, उतनी ही कितनी सोबर, सभ्य। मतलब मैं शब्दों का चुनाव करने में भी मुझे वो लग रहा है मैं कौन से शब्द बोलूं। तो लेकिन समाज ने तब भी किसी को नहीं छोड़ा और समाज आज भी किसी को नहीं छोड़ता। और राजनीति में तो ये बहुत छीछा लेदर है। वहां तो आपका कोई ना दीन है, ना ईमान है, ना धर्म है, ना कोई इज्जत है। तो वहां अपने आप को उछालने में देर नहीं लगती जी, कीचड़ उछालने में लोगों को देर नहीं लगती। अपने आप को वहां पर बनाए रखने के लिए आज मेरे को एक बात पे बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मेरे परिवार ने मेरा हमेशा हर हालत में सपोर्ट किया, क्योंकि उन्हें मुझ पर पूरा विश्वास था और मुझे मेरे परिवार के विश्वास पर विश्वास है। और मुझे ये विश्वास है कि मैं कभी भी अपने परिवार के विश्वास को डावाडोल नहीं होने दे सकती। तो आज राजनीति में मैं जिस मुकाम पे लीजिए, मैं बड़े फक्र के साथ ये बात कहना चाहती हूँ, राजनीति में मैंने 5 साल निगम पार्षद भी बिताए। 5 साल में हमारे पास तब भी महिलाएं थी वहां निगम पार्षद, मैं भी महिला थी। तो जो जो बातें नहीं सुननी चाहिए वो बातें हम दूसरों के लिए सुनते थे। जब कोई दूसरे हमें बोलते तो हमारे बारे में भी कोई बोलता ही होगा। मैं ऐसा बिल्कुल मानती हूँ।
मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मान सकती कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ और लेकिन दूसरा बेकार है। तो ये दूसरा भी उतनी अच्छा था जितनी अच्छी मैं हूँ। तो हमने इस परिप्रेक्ष्य में भी अपने आप को बचा के रखा। इस बात का मुझे बहुत फक्र और गर्व है कि आज जब हमारा नाम कहीं भी आता है तो इज्जत के साथ आता है, शालीनता के साथ आता है। और एक चीज जो कही जाती है मेरे विषय में कि अपर्णा जी को फालतू बातों से कोई मतलब नहीं है, काम से काम रखती है और तुरंत निकल जाती है, वो रुकती ही नहीं है कहीं पर। ये बात हम लोग भी करते हैं आपस में, हम लोग भी आपस में ये बात करते हैं आपके विषय में। बिल्कुल एक ऐसी फील्ड में जहां लोग आपके पैरों के नीचे से जमीन खींच लेते हैं। वहां खींच आप लेते हैं। अपने पैरों के आपने अपनी जमीन पे अपने कदम जमाए रखे हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए तो हम आपकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। नहीं, ये सब मुझे सिर्फ अकेले नहीं मिला, ये सब मुझे आप सब जैसी बहनों से, आप तो इस प्लेटफॉर्म पे हैं और भी हैं, समाज में वो बहनें भी हैं जो शायद इतनी डाउन ट्रॉडन है कि उनके पास तो कुछ है ही नहीं। मैं हर पल, लीना जी, मेरा एक नियम है मेरी जिंदगी का, मैं हमेशा सीखने का प्रयास करती हूँ। मैं कभी ये नहीं कहती कि मुझे सब कुछ आता है, भले ही आता हो, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जब हमको सब कुछ आता होता है तब भी हमें कुछ नहीं आता होता। तो जब मैं सीखने के प्रयास में रहती हूँ ना, तो मैं काम भी निकाल पाती हूँ और सीख भी पाती हूँ। तो मेरा अपना लगता है, मेरा ये मूल मंत्र है जो मुझे हमेशा जिंदगी में अपनाना चाहिए। और ये परिस्थितियां ही नहीं अपर्णा जी, ये तो जीवन का एक मंत्र है कि सीखना पूरी जिंदगी चलता है। अगर हम मान के बैठ गए कि हमें सब कुछ आता है तो मान के चलिए हमारा वहीं सब कुछ खत्म हो गया। फिर तो बच्चे कहते हैं, फिर तो बच्चे कहेंगे मम्मा तुम तो सही कहते हो, या तो माई वे या हाईवे, मतलब ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा, फिर तो मतलब आप कुएं के मेंढक बन के रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बोल। बिल्कुल। अपर्णा जी, आपने महिलाओं, जैसे अभी हमने बात की महिलाओं की सुरक्षा और हम किस तरह से फील करते हैं एक अनजान एनवायरनमेंट में, उसको आपने बहुत करीबी से देखा, समझा और महसूस किया है। तो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आप क्या सोचती हैं कि राजनीति में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, या इस प्लेटफॉर्म पे आपने कुछ काम किया हो तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। महिला सुरक्षा के विषय में मैं जो दिल से फील करती हूँ वो ये कि जब पहली बार हम किसी अनजान जगह पे जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें बहुत ज्यादा घबराहट होती है और डर लगता है कि हमें नहीं पता सामने हमारे जिस इंसान के रूप में वो इंसान ही है या वो भेड़िया है या वो राक्षस है, हमें नहीं पता होता। और किस समय उसकी नजरें बदल जाएंगी या वो हमारा एक्सरे कर रहा है, हमें नहीं पता होता। तो वी फील वेरी अनकंफर्टेबल अबाउट दैट। और जहां तक सरकार या प्रशासन की बात है, देखिए सरकार और प्रशासन तो सिर्फ लॉफुली ही चीजों को ठीक कर सकती है ना, लेकिन जो हमें करना चाहिए महिला सुरक्षा के लिए वो ये, सबसे पहला कि हमें अपनी बच्चियों को, हमें पहले स्वयं को अपने आप में विश्वास जगाना कि यस हम सुरक्षित रहेंगे और ये हमारा ही काम है सुरक्षित रहना। अगर एक माँ जब अपने बच्चे को घर से बाहर निकालती है या उड़ना सिखाती है तो वो बताती है बेटा जब सड़क क्रॉस करनी है तो पहले बाएं देखना है, दाएं देखना है, बाएं देखना है, फिर देखना है, फिर सड़क क्रॉस करनी है, ऐसे ही सिखाती है। तो हमें भी अपनी बच्चियों को एक चीज सिखानी है कि हम कहीं पर भी जाएं, गुड टच बैड टच हमारे बच्चों को बताओ। हम तो इतने बड़े हैं कि हम उनकी नजरें परख लेते हैं, लेकिन आजकल का जो जनरेशन है, आजकल के जो जेनजीज हैं, वो इतने ज्यादा ओपन है, वो इतने ज्यादा उनके पास कोई सीमाएं नहीं है, वो लड़का लड़की का फर्क समझना नहीं चाहते, ऐसा है आज की डेट में। तो वहां पर भी हमें प्यार से बड़े उन्हीं के लेवल पे जाके समझाना पड़ेगा कि बेटा यस यू आर राइट बट दिस इज दिस थिंग, वी एग्री टू डिसएग्री ऑन दिस पॉइंट, राइट, आई कैन से लाइक दिस। तो और दूसरी बात, एज ए महिला सुरक्षा के लिए हम महिलाओं को ही बीड़ा उठाना है, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, सिर्फ हम मदद कर सकते हैं। कैसे? हम अपने बच्चों में वो संस्कार डालें, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट ये लड़का है ये लड़की है ये छोड़ के हम दोनों को एक ही चीज सिखाएं, एक दूसरे का सम्मान जिस दिन करना सीख जाएंगे उस दिन ये असुरक्षा की भावना ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, सबसे पहले घर में ही ये सिखाना होगा कि भाई है, बहन है, जो भी है, एक दूसरे का सम्मान करो। और हमें लगता है अपर्णा जी की बहुत से परिवारों में अभी भी वाइफ हस्बैंड में जो झगड़े, देखिए झगड़ा
जहाँ 4 बर्तन होंगे वो खड़केंगे, सब में होगा, लेकिन कई जगह वो इतनी अति में पहुंच जाते हैं कि जिसका असर बच्चों पर बहुत ज्यादा, पढ़े लिखे पेरेंट्स को हमने देखा है, तो उन्हें अपने व्यवहार से भी ये दिखाना होगा कि देखो हम दोनों एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। और उनको एक दूसरे का एज ए निगम पार्षद जब मैं थी तो हिंदी में तो निगम पार्षद कहते हैं, अंग्रेजी में काउंसलर कहते हैं, काउंसलर, राइट? एंड what I felt, counselor means people think that we are their counselors. Like I must admit on this platform कि मेरे पास पिछले 5 से अब तक, आज की डेट तक, मैं 2017 से लेकर अब तक मेरे पास जो केसेस आते थे वो ठीक है, पानी नहीं आ रहा, सड़क टूटी है, आधार बना दो, साइन कर दो, पेंशन नहीं लग रही, बिजली का बिल, मीटर लगवा दीजिए, वो सब ठीक है। मेरे पास जो आते थे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते थे, मैक्सिमम डोमेस्टिक वायलेंस, एंड यू वोंट बिलीव, मतलब मैं तो अब क्योंकि मैं झेल चुकी हूँ, मुझे पता है मेरे साथ में वो लोग आके मेरे सामने बैठे होते हैं तो मुझे पता होता है हमारी हाई सोसाइटीज में रहने वाली महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस, वही एंड दिस इज द केस। बंद कमर, बड़े बड़े फ्लैट्स में, सुंदर सजे हुए घरों के बंद कमरों के अंदर क्या होता है किसी को नहीं, गंदगी है वो किसी को नहीं पता, सोचा नहीं जा सकता, बिल्कुल किसी को नहीं पता। और एक ये चीज मुझे परेशान करती है और दूसरी चीज मुझे परेशान करती है लोनलीनेस। लोनलीनेस जो एक बहुत बड़ा कारण है। आज मैं पेपर उठाती हूँ, मैं पेपर में सिर्फ एक ही चीज देखती हूँ, पापा आई एम सॉरी, मैं आपकी बात को पूरा नहीं कर पाई या कर पाया, और बच्चे अपने आप को जीवन का अंत कर देते हैं। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कमी कहीं ना कहीं हम लोगों की है कि हम अपने बच्चों से संवाद नहीं कर पा रहे हैं। अगर मेरा मानना है संवाद होगा तो अवसाद नहीं होगा, अवसाद नहीं होगा तो अकेलापन नहीं होगा, और अकेलापन नहीं होगा तो मृत्यु जैसा, आत्महत्या जैसा जो डिसीजंस लेते हैं हमारे बच्चे ले या हम में से कोई ले, वो नहीं होगा। तो फैमिली जो परिवार की जो इकाई है ना, वो कहीं ना कहीं इस पाश्चात्य सभ्यता में बहुत हिल गई है। नहीं, यहाँ पर संवाद की तो एक समस्या है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा पाल लेते हैं, चाहे वो बच्चों से पालें, चाहे वो वाइफ हस्बैंड एक दूसरे से पालें, चाहे किसी से भी, मतलब बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल लेते हैं। अरे जो इंसान जितना कर सकता है उसमें भी तो खुश रहना दूसरे को सीखना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन अभी जो महिला सुरक्षा के लिए पालते हैं, लेकिन महिला सुरक्षा के लिए बस 2 ही मेन मुद्दे करने हैं। हमें अपने प्रशासन, लॉ को, पुलिस वालों को बहुत ज्यादा मजबूती देनी पड़ेगी। और लेकिन यहाँ पर एक फ्लॉ और भी है कि अभी ना सरकार ने सारे नियम कानून लड़कियों के लिए बना दिए हैं, सारे नियम कानून सिर्फ लड़कियों के लिए बना दिया कि लड़की ने झूठे से भी कह दिया कि इसने करा तो वो सामने वाले की सुनता नहीं है, वो नहीं उनके जेंडर सेंसिटाइजेशन। मैंने एक शब्द सीखा था जब मैं IIM बेंगलोर में अपना कोर्स कर रही थी। उससे पहले मुझे जेंडर सेंसिटाइजेशन क्या होता है ये मालूम भी नहीं था, ठीक है ना। वो मेरी 2012 की बात है, मैं जब कोर्स करने वहां पर गई थी। तो ये जेंडर सेंसिटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने समाज को, कि व्यक्ति की शारीरिक जरूरतों के अनुरूप उसको वो अच्छा माहौल प्रदान करना। लड़की लड़का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसमें एक तीसरा वर्ग भी आता है, उनके लिए भी सुरक्षा का माहौल होना चाहिए। अगर भारत को विकसित बनना है ना, तो इन सब चीजों से तो ऊपर उठना ही पड़ेगा। बिल्कुल ऊपर। अपर्णा जी, एक चीज और कि कई बार जो हमारा विपक्ष होता है राजनीति में, तो खास तौर से काफी मुखर होते हैं वो, और वो सत्ता पक्ष पर ये भी आरोप लगाते हैं कि भाई जी आपको तो ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं है, आप क्या वो करेंगी। तो इस तरह के नैरेटिव्स जब आपके सामने आते हैं तो आप उसको कैसे हैंडल करती हैं? देखिए, हम तो एक ही बात कहते हैं, विपक्ष का तो काम है। देखिए, जब हम विपक्ष में थे तो हम भी बोलते थे, जब दूसरा विपक्ष में है तो वो भी बोलेगा। और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत जरूरी है। विपक्षी एक ऐसा साधन है जो चेक रखता है सत्ता पक्ष पर कि आप क्या काम कर रहे हैं। लेकिन जब ये नैरेटिव इस तरह से सेट किए जाते हैं कि आपको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है, तो वो लोग भूल जाते हैं कि जो लोग बोल रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी नहीं है, वो भी उसी जगह से गुजरे थे। तो हमें उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं थी, क्योंकि
जो बात वो बोल रहे हैं वो बात हमको पता होती है और हम उस नैरेटिव को खारिज सिर्फ अपने कामों से कर सकते हैं। अगर हमें ग्राउंड रियलिटी नहीं पता होती कि आज हमारे जो लेबर क्लास है उसको कितनी परेशानी हो रही है, कितनी, अगर नहीं पता होती तो आज 5 रुपए की कैंटीन ना चल रही होती। ये ग्राउंड रियलिटी थी जो हमें पता थी और हमारी सरकार ने उसको किया। ये ग्राउंड रियलिटी थी जो पता थी कि महिलाओं को समाज में किस प्रकार, तो हमने पिंक टॉयलेट्स का वो किया, शौचालयों की। तो ये ग्राउंड रियलिटी होती है और ग्राउंड रियलिटी को सिर्फ बोला नहीं जाता। मैंने एक चीज और सीखी थी, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स ऑलवेज। बिल्कुल। तो हमारी जो राजनीतिक दल है, हमारा राजनीतिक दल वो दल है जो काम करके दिखाने में ज्यादा यकीन करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा मार्केटिंग में हम लोग जरा कम हैं, हमारी दूसरी पार्टियां मार्केटिंग में बहुत ज्यादा होती हैं। और हम ये कई बार हम भी सोचते हैं कि हम इसी प्लेटफॉर्म पे पिछड़ रहे हैं तो हमें यहाँ भी आगे आना पड़ेगा। तो मतलब आप काम के जरिए ज्यादा अपनी बात, काम के जरिए अपनी ज्यादा पहचान बनाने में यकीन भी रखते हैं। और वो थोथा जना बाजे घना वाला हिसाब हमारा नहीं है, हमारा है भरी गगरिया चुपके जाए। तो विपक्ष, आपका कहना सही है कि विपक्ष बहुत जरूरी है, लेकिन एक बात यहाँ ये भी है कि विपक्ष सकारात्मक और स्वस्थ होना चाहिए, ना हो, दीवार में नकारात्मक ना हो। बिल्कुल भाई, आप विपक्ष की भाषा सुनिए, वो ऐसी बात करते हैं कि मन में जो आया बोल दिया, जैसे दो दोस्त आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है कि आप कितने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, आपकी भाषा कोई फैक्ट्स नहीं होंगे, कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई फैक्ट्स नहीं है। तो इसलिए विपक्ष होना जरूरी है, बट एक समझदार विपक्ष होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अपर्णा जी, आपने जो आपका पूरा कार्यकाल रहा है उसमें बहुत सारे इवेंट्स और कैंपेन्स आपने लीड किए हैं, तो उसमें से आपका सबसे ज्यादा जो सफल कैंपेन रहा वो कौन सा रहा? मैंने अपने कार्यकाल में 2017 से 2022 में मैंने एक ही कैंपेन किया था, बट उसके बाद समहाउ मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई कि मैं बहुत शटर हो गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने आप को कैसे संभालूं उस स्थिति में। लेकिन जब मेरा बड़ा बेटा मुझे छोड़कर चला गया था तो उसके बाद मुझे लगा कि उसे बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार था, मेरे बेटे को। और वो कुल 27 साल का था जब वो मुझे छोड़कर चला गया, तो मतलब नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना है। लेकिन जब उसका पहला जन्मदिन आया उसके जाने के बाद, तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि अपर्णा वो तुमसे कुछ कह रहा है, वो तुमसे कुछ कह रहा है कि तुम कुछ करो, किसी चीज में कोई कैंपेन ऐसा लो जो तुम्हारे लिए, तुम्हें अच्छा लगता हो, या तुम्हें लगता हो कि अक्षत को शायद बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि उसे बच्चों से बहुत प्यार था, तो मैंने वो कैंपेन लिया। मोदी जी की योजना थी सुकन्या समृद्धि योजना, और मैंने तब उस समय 500 बच्चियों को चिन्हित करके उन बच्चियों के अकाउंट में उसके नाम से ही अकाउंट में उसके पैसे डलवाए थे और उनका अकाउंट खोला। मैंने सिर्फ एक बार नहीं किया ये काम, मैंने लगातार 3 साल तक उनके अकाउंट में पैसा डालता रहा, ताकि उनकी मदर फादर को ये पता लग जाए अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा भी वहां डालेंगे तो आपको उनकी शादी के लायक समय पर कम से कम अगर आप 1000 रुपए तक ही डालते हो, मान लो मैं तो आपको 1000 रुपए दे दिए, उसके बाद आप उसके बाद कुछ भी डालते तो भी आपको 1-1.5 लाख रुपए 21 साल बाद मिलना ही मिलना है। तो मुझे ये वाला कैंपेन मेरा बहुत सक्सेसफुल था और ये कैंपेन से मुझे खुशी भी बहुत मिली। और मैं ये उम्मीद करती हूँ, आशा भी करती हूँ कि मेरे बेटे को भी बहुत खुशी मिली होगी कि मम्मा ने मेरे नाम में या मेरी याद में ऐसा कुछ काम किया। और उसके बाद जो दूसरा कैंपेन उठाया था वो मैंने महिलाओं को, उन महिलाओं को, तब आप समझते हैं गैस सिलेंडर बहुत ज्यादा महंगा हो गया था, लोगों को ब्लैक में खरीदना पड़ रहा था, तब मैंने उज्ज्वला गैस योजना में तब मैंने 300 महिलाओं को वो गैस कनेक्शंस उपलब्ध करवाए थे। तो उनके लिए काम करना, उनके डॉक्यूमेंट्स करना, उनको उनकी बाधाओं को दूर करना, किसी भी तरीके से उनको डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करा के उनको वो दिलवाना, वो मेरे को, मतलब मुझे ऐसी चीजें करना अच्छा लगता है जहां मुझे एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है कि यस यू डिड अ वेरी क्रिएटिव जॉब और कुछ सकारात्मक आपने किया या किसी के चेहरे पे खुशी लेकर आए। तो वो मुझे ये कैंप, और इन सब कामों में तो भागा दौड़ी भी बहुत रहती है, काफी मतलब नहीं, भागा दौड़ी तो रहती है। मैं अपने साथ कुछ सहयोगी जरूर रखती हूँ, कुछ बच्चियों को ले लेती हूँ जिनसे कहती हूँ जाओ सर्वे करके आओ, फिर मैं उन्हें इंसेंटिव भी देती हूँ, क्योंकि देखिए अगर मैं किसी बच्ची को अपने पास बुला रही हूँ तो मेरे पास क्यों आएगा,
सब बेटा बेटा करके तो कोई सुने नहीं, और वो ऑब्वियसली वो बच्चियां हैं तो उनको जरूरत भी थी, तो उन बच्चियों ने मेरा बहुत सहयोग किया। मतलब अब तो ऐसा हो गया कि कोई भी काम करना हो तो मुझे सिर्फ 2 बार सोचना पड़ता है और तीसरी बार मेरा काम हो जाता है। मतलब अभी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस टाइप आ गया है कि जी। एक चीज और हम आपकी सीक्रेट जानना चाहेंगे अपर्णा जी, इससे पहले कि हम आपसे चर्चा समाप्त करें, कि जब आप संगठन में काम करते हैं तो लोगों की अलग अलग ओपिनियंस होती है, राय होती है, अलग अलग उनकी थिंकिंग होती है, तो एक लीडर के तौर पर जो ये गुटबाजी हो जाती है उसको आप कैसे हैंडल करती हैं, और सबको एक साथ लेके चलने का जो ये काम आप करती है वो कैसे कर पाती और है? वो अपने ही संगठन में हो जाती है, अपने ही संगठन में हो जाती है। बड़ी सही प्रश्न पूछा आपने, और मैं आजकल इसी चीज से गुजर भी रही हूँ और कर भी रही हूँ। जब से मैं महिला मोर्चा अध्यक्षा बनी हूँ, आज 2 साल हो जाएंगे पूरे, तो पूरे तकरीबन समझिए कि 500 से करीब महिलाएं हैं जो हमारे संगठन में सक्रिय सदस्य के तौर पे काम करती हैं। और ये पक्की बात है, एज ए महिला आप भी समझती हैं कि हम बहुत सारे पुरुषों को शायद एक बार संभालने, बहुत सारी महिलाओं को एक साथ संभालना बड़ा मुश्किल होता है। आप भी बहुत संस्था चलाते हैं तो आपको ही पता है ये बात। तो जब गुटबाजी होती है तो मेरा उनको टैकल करने का एक ही तरीका होता है कि आई ऑलवेज लिसन टू एवरीवन। मैं हर एक किसी की बात सुनती हूँ और बड़े ही मतलब इस तरह से कोशिश करती हूँ उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कि उसका भी मान सम्मान रहे, सामने वाले को भी न लगे दीदी ने उसको ज्यादा फेवर कर दिया, मुझको कम फेवर किया, क्योंकि गुटबाजी हर जगह है। और हर नेता के अपने अपने बंदे सेट होते हैं। भाई अपर्णा को नीचे गिराना है तो वही तुम एक्टिव हो जाओ, अच्छा उसको ऊपर चढ़ाना है तो भाई तुम एक्टिव हो जाओ, ये सब चीजें चलती हैं। तो उनके बीच में मैंने कहा ना, मुझे गर्व है इस बात पर कि मैं आप सभी बहनों से कुछ ना कुछ सीख कर करते हुए, आपसे मुस्कुराहट सीखी, पूर्णिमा जी से शब्दावली सीखी, भानु बंसल जी से सौम्यता सादगी सीखी, उन सबको साथ लेकर मैं तब उन सभी बहनों को एक साथ प्लेटफॉर्म पे, आज अगर आप मेरी किसी भी बहन से बात करेंगी जो मेरे साथ काम करते तो कहेंगी हमने बहुत सारी महिला मोर्चा अध्यक्षा देखी, बस अपर्णा दीदी जैसी नहीं देखी। तो बस उनको एक साथ जोड़ लेना, बस कैसे आज बेटा कोई बात नहीं, तू चलता है होता है, ये सब ऐसे करते हैं, चलो छोड़ो मैं अगली बार देख लूंगी इनको, लाइक दैट। मतलब गुटबाजी को संभालना तो सिर्फ टेक्निक से ही हो सकता है, टैक्टफुली हो सकता है, उसके लिए कोई मंत्र नहीं है, कोई नियम नहीं है। कभी मेरे टैक्स अच्छे पड़ जाते हैं, कभी मेरे टैक्स बुरे भी पड़ जाते हैं। मुझे लगता है इसके अलावा जो आपकी एक स्माइल है और जो आपका खुलापन है, एक कनेक्ट करने का मैजिक काम करता है। अच्छा, आप लॉयर्स क्लब से भी आप जुड़ी रही हैं, हाँ। तो वहां का आपका अनुभव कैसा रहा? लायंस क्लब से मैं 2006 में जुड़ी थी, और 2006 में लायंस क्लब में मैंने बहुत काम किया। पहले एज ए वॉलंटियर किया, फिर उन्होंने मुझे पद दे दिए, फिर मुझे सचिव बना दिया, फिर मुझे प्रेसिडेंट बना दिया, रीजन चेयरपर्सन बना दिया। उसके बाद क्योंकि मेरा काम करने का तरीका यही है, कनेक्ट करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लोगों से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और पब्लिक डीलिंग मेरी बहुत अच्छी है। पब्लिक डीलिंग में मेरे को क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, मैं बिल्कुल भी पेशेंस लूज नहीं करती हूँ। कोई 4 बार आके पूछा तो मैं 4 बार समझाती हूँ। तो इसलिए उनको लगता था, उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बन जाइए। मतलब हमारा डिस्ट्रिक्ट दिल्ली से शुरू होके पंजाब लास्ट तक जाता है। तो मैंने बड़ी विनम्रता के साथ बोला, मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर तो नहीं बन सकती, लेकिन आपकी लॉयन सदस्य हमेशा रहूंगी। आज भी मेरे को अपने लॉयन क्लब से कोई भी मेरे से सपोर्ट मांगता है या काम कहता है तो मैं आज भी उनके लिए उतनी ही जज्बे के साथ काम करती हूँ जितना 2006 में करती थी। संस्था कोई भी हो, काम करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। मुझे लगता है मेरी लाइफ का एक भी पल ना बेकार नहीं जाना चाहिए, हमेशा कुछ प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। अगर मुझे कोई 2 घंटा आइडल बिछा दे तो मुझे तकलीफ सी होने लग जाती है, मेरे को सफोकेशन होने लगती है, लगती है मैं कुछ कर क्यों नहीं रही हूँ। भले ही जाओ किचन में जाके लड्डू ही बना लो कुछ तो कर लो। अच्छा, जीवन में कुछ ऐसा हुआ हो कि जिसके लिए आपने रिग्रेट फील किया हो कि अगर मैं ऐसा ना करती तो शायद अच्छा रहता, या ऐसा ना हुआ होता तो अच्छा रहता, और ऐसी कोई बात जिसके लिए आपने महसूस किया हो कि मुझे ये और काम करना था? रिग्रेट तो मैं बस एक ही बात से करती हूँ, वो मतलब अब मैं उसको रिग्रेट करके भी उसका कुछ नहीं कर सकती कि
मेरे को बार बार अपने बेटे की याद आ जाती है कि वो तो मतलब मुझे हमेशा लगता था कि काश मैंने उसे और ज्यादा प्यार किया होता। ये वही किस्सा है ना जो जयपुर से आते समय नहीं नहीं नहीं, ये तो 2020 दिसंबर 31 का दिन था। वो मुझे यही बोल के गया था, मम्मी हलवा बना के रखना, मैं आके खाऊंगा। हमारा फार्म हाउस है नोएडा में, तो वो और उसकी वाइफ दोनों वहां गए थे। उनका अपना दोस्त भी वहां पर आया था, दोस्त और उसकी वाइफ भी थी। वो तो 3-4 लोग ही थे बस। वहां पे हमारा नौकर भी रहता है, उसकी फैमिली भी रहती है। तो बस रात को 12 बजे उसने मुझे हैप्पी न्यू ईयर बोला है दोनों ने। और 3 बजे तो मुझे खबर मिल गई थी कि वो सांस नहीं ले पा रहे, अक्षत सांस नहीं ले पा रहे। तो बस मतलब वो बस चला ही गया मुझे छोड़कर, हाँ, पता ही नहीं हमको लगा खबर कैसे मिली कैसे। थी, हम लोग ऋषिकेश थे उस वक्त और वहां पे हमें ये न्यूज मिली थी। हाँ, बस मुझे वही रिग्रेट होता है बस कि मैंने शायद उसको मैंने बहुत स्ट्रिक्टली रखा। बहुत स्ट्रिक्ट मदर हुआ करती थी मैं, पढ़ाई में, ड्रेस में, अनुशासन में। हमेशा उसे समझाती रहती थी, हमेशा उसे डांटती रहती थी। तो मुझे यही रिग्रेट है, मैं काश ना डांटा होता। तो देखिए, हर माँ बाप अपने बच्चे को उसके भले के लिए ही डांटते हैं, अगर डांटते हैं तो उसके वो लिए ठीक है, लेकिन ना वही रिग्रेट, तो आपने रिग्रेट पूछा ना, तो वही बता रही हूँ। मुझे ये लगता है कि हम बच्चों को पालने के लिए प्यार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, डांट भी जरूरी हाँ, है। बट मैं कुछ बिल्कुल। ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाती थी, तो मुझे अब लगता है ना, पढ़ना वर्ल्ड स्ट्रिक्टनेस तो खत्म ही हो गई मेरी। खैर मैं स्ट्रिक्ट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लोगों को मुझसे डर लगता है, दीदी बड़ी स्ट्रिक्ट है। मैंने कहा नहीं, आखिर बात करो, मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। तो ऐसा चलता है। और ये लगता है, अब मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज टाइम की बात है कि जब मेरे को वहां पर स्पीच क्लब का प्रेसिडेंट बनाया था उन लोगों ने। तो लेडीज कॉलेज में हमारा वो होता था। तो वहां पर मतलब वहां प्रेसिडेंट बनाया, तो मुझे बनना था लिटरेरी क्लब का। अच्छा। मुझे स्पीच स्पीच तो मुझे पसंद थी, बट मुझे हाँ, तब लिखना बहुत पसंद था। तो मैं हाँ, बहुत लिखती थी। अब तो मेरा शौक छूट गया क्या। तो हाँ, मेरे को कुछ रीजंस ऐसे रहे कि मेरे को उसका प्रेसिडेंट नहीं बनाया, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरी एक मैम हुआ करते थे वहां पर, मिसेस मलिक। वो मुझसे कहते हैं, तब मुझे संगीता नाम से जानते थे सब। मैंने नाम अपना 2010 में बदला है। तो हाँ, क्योंकि मेरी सासू माँ ने मेरा नाम तो शादी में ही बदल दिया था, पढ़ना तभी रख दिया था, बस डॉक्यूमेंट्री नाम मेरा तब चेंज हुआ। तो मेरी मैम ने मुझे कहा, मैंने कहा संगीता आप इतना उदास क्यों हैं, आपको क्या लग रहा है कि आप कोई क्या इसके लायक नहीं हो आप। मैं कहा नहीं मैम, मैंने ऐसा नहीं सोचा, लेकिन मुझे ये है कि अगर मैंने काश ऐसा कुछ और अच्छा किया होता तो आज मैं वहां पर होती। एक मुझे वो रिग्रेट रहा बस कि मेरी वो कैपेबिलिटी को मैंने पूरा यूज नहीं किया। तब मुझे बड़ा दुख हुआ था। और वो दिन है, और आज के दिन मैं अपनी कैपेबिलिटीज को फुल यूज करती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फिर रिग्रेट हो कि भाई ये था तो ऐसा कर लेते। बस अब वो रिग्रेट नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने एक चीज सीखी है, चाहे कोई भी चीज हो, दिल से करो, एंजॉय करके करो। और यदि वो आपका पैशन है तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं ले जा सकती। नहीं ले जा तो चलिए, हमारी सदस्यों के लिए तो आपने और आम महिलाओं के लिए भी, आम जन के लिए भी आपने ये संदेशा दे दिया कि जो कुछ करो दिल से करो। दिल से करोगे, बिल्कुल उसके तरफ एक, जिसे कहते हैं ना, प्रतिज्ञा कर लेना कि हमें ये करना है। स्थिर प्रज्ञ होकर के करोगे तो फिर कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। तो आपने बहुत अच्छा संदेशा इस नए साल पे जो है सभी लोगों के लिए दे दिया। और इसमें मैं एक लाइन जोड़ना चाहती हूँ, जब हम कोई भी काम दिल से करते हैं ना, तो उसमें पूर्ण समर्पण होता है। क्योंकि महिला वैसे भी प्रीत की बहुत, प्रीत हमसे ही चली है और हमसे ही सब कुछ चलता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से, तो इतना समर्पण होता है कि हमें अपना ध्यान नहीं रहता। तो जब हम अपने व्यक्तित्व को पहचानने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी जो भी बहन जिस भी क्षेत्र में काम कर रही हो, जब आप उसको 100% दिल के साथ एंजॉयमेंट से करोगे, तो समर्पण इतना तगड़ा होगा कि कोई भी परिस्थिति आपको डिगा नहीं पाएगी वहां से। तो ये सुन लिया होगा आप सबने भी कि आप लोग जो भी करें, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा काम हो, जो भी आप करें, पूरे दिल से करें। दिल से करेंगे तो समर्पण का भाव अपने आप ही उसमें आएगा। तो इस बात को आप सब प्लीज ध्यान में रखिएगा। तो आप निश्चित रूप से जिस भी क्षेत्र में हैं, आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये तो रही बातें। अब अपर्णा जी, एक आखिरी बात और पूछनी है। लीना ने अभी पूछा नहीं है, हम पूछ लेते हैं कि अगर आप राजनीति में ना होती
तो आप क्या करती? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं राजनीति में न होती, वैसे तो मैं होती क्योंकि डेस्टाइन था लेकिन फिर भी एक सेकंड थॉट दे लेते हैं, अगर मैं ना होती तो मैं कोई स्कूल चला रही थी, कहीं बड़ी प्रिंसिपल होती और फिर से बच्चों की शिक्षा की नींव मजबूत करने में अपना योगदान दे रही होती। वाह, ये तो बहुत बढ़िया, आपका सेकंड जो थॉट है बहुत बढ़िया है। तो और कुछ लेना आगे? पूर्णिमा जी, शायद अगर मैं अपर्णा जी और इनकी शख्सियत और इनके कार्यों के बारे में बात 1 घंटा और लगेगा कम से एक कम। घंटा और भी बातचीत चल सकती है, लेकिन शायद आज के लिए इतना काफी है। मे बी फिर इतना किसी काफी दिन है। हम आपकी पर्सनालिटी के बिल्कुल। जो और आयाम हैं उनके बारे में बात करेंगे। बानु जी, आप बानु कुछ जी। मैं तो एक बात कह सकती हूँ कि अपर्णा को देखना और मिलने के बाद इनकी शख्सियत में हम इतने डूब जाएं कि हमें ये पता नहीं लगे कि हमें इनसे पूछना क्या है और बात क्या करनी है। मेरी तो हालत वो वाली है। ये तो है, अपर्णा जी से मिलकर ऐसा तो लगता है। बिल्कुल आपने सही कहा, जब भी अपर्णा जी से मिलते हैं, और आपको पता है अपर्णा पार्वती जी का नाम है। पार्वती जी का नाम अपर्णा क्यों पड़ा? कि वो शिव जी को पाने के लिए जब उन्होंने तपस्या की तो वो इतनी ज्यादा उसमें लीन हो गई कि उन्हें किसी चीज का होश नहीं रहा। मतलब उन्हें ये भी होश नहीं रहा कि उनके शरीर पर वस्त्र है या नहीं, उन्होंने कुछ खाया है नहीं खाया, तो उनको अपर्णा कहा जाने लगा। तो इनके नाम में ही त्याग, सेवा और समर्पण है। बिल्कुल सही ये नाम, मेरी सासू अपने नाम माँ को की देन है। चरितार्थ। हाँ, ये मेरी अपने सासू नाम, माँ की देन है। अच्छा नाम दिया है, आप अपने नाम को ही चरितार्थ कर रही हैं। और इसी तरह से आप चरितार्थ करते हुए आप और भी ऊंचे मुकाम तक पहुंचे, हमारी तो यही कामना रहेगी। तो अपने सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्त, आप हमें पता है आप बहुत व्यस्त रहती हैं, उसमें से आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बानु जी का भी धन्यवाद। और साथ ही आज संकट चतुर्थी है, गणपति जी की उपासना का दिन है। तो भगवान गणेश, गणपति रिद्धि सिद्धि के दायक, सबके कल्याण करें और सबके संकल्पों को दृढ़ करते हुए उन्हें प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करें, यही हमारी सबके लिए कामना है। और इसके साथ साथ वर्ष 2026 की भी सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।